Hello and a very warm welcome. Thanks for tuning in to News 9 Live. I'm Kabir Naqvi. You're watching top stories from our studios here in the National Capital Region. And our top focus this news wheel is, of course, Maharashtra. Because amid the ongoing suspense over who's going to be the next Maharashtra Chief Minister, Eknath Shinde, just a short while ago, addressed media in Satara and said that the government will form in Maharashtra without any rift. This is a government for the people. And, of course, the people will get exactly what they demand. Now, Eknath Shinde said that there's going to be a meeting tomorrow. And in tomorrow's meeting, the decision will be made on the next chief minister, and he will provide full support to the Mahayuti alliance. मैं यहाँ पर आया था अरेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफ़ी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज़ वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो। Well, BJP State Chief Chandrasekhar Bawankule had announced that the new government's oath-taking ceremony will be held on the 5th of December with no clear indication as to who is going to be the chief minister. Taking to X, Chandrasekhar said, and I quote, that the swearing-in ceremony will be held at 5 p.m. at Mumbai's Azad Maidan. The event, he said, will be attended by Prime Minister Narendra Modi and, of course, other dignitaries as well. And at the same Wayne, you've got Shiv Sena UBT faction leader Sanjay Rawat hitting out at Bawankule saying, are you the governor? Why are you deciding the particular date? एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ घटना बाह्य सरकार चली, उनके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, भारी शैतानी बहुमत, अकेले बीजेपी के पास बहुमत है। फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होता तो हम बहुमत में होने के बावजूद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी है। लेकिन अब बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुले, वो नागपुर में बैठे वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं। राज्यपाल ने यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, इतना यहां मेस हो चुका है। तो ये गलत बात है, लेकिन जनता सब देखती है, सब देखा है चुनाव कैसा हुआ, ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल कैसा चला, हम सब कुछ देख रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब पुणे में जो आंदोलन कर रहे थे, बाबा आढ़ाव सीनियर सोशल वर्कर रहे, उनकी उम्र 95 साल है, 95 ईयर्स। तो उनके साथ हम बैठे, उनका मार्गदर्शन भी लिया है। और आने वाले दिनों में ये जो सब घोटाला गड़बड़ हुआ है उसके खिलाफ राज्य में और देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने का हमारा प्रयत्न है। सस्पेंस बना हुआ है कि सीएम महाराष्ट्र का कौन होगा? क्या सस्पेंस होना चाहिए? जिसके पास बहुमत है वो सस्पेंस क्यों रखे? क्या जवाबदारी क्या है उनके ऊपर? ऐसी बस एक नाम घोषित करना है, वो भी दिल्ली से।
Well, as of now, no consensus has been reached regarding the next Chief Minister of Maharashtra, but the sails have been set with Devendra Fadnavis's name and picture printed on it. With Shinde's concession and Fadnavis's position poised to be pegged for the leadership, there is uncertainty over who's going to get what kind of portfolio. With Ajit Pawar and Shinde's backing, Fadnavis is seen as the frontrunner for the top post. But earlier, speculations were rife about Eknath Shinde's discontentment within the alliance. The developments gained momentum just a day after Shinde, the caretaker chief minister, travelled to his hometown in Satara. Whilst his travel fueled rumours of a rift, a Shiv Sena leader had clarified that Shinde is not upset, but is in fact unwell and is choosing to recuperate at home at this point in time. मेरी जानकारी के हिसाब से शिंदे साहब जब भी दरेगांव जाते हैं, एक तो उनके खेती का उनको शौक भी है, दूसरी बात है ऐसे वक्त जब राजनीति फैसले लेना होते हैं तो शिंदे साहब अकेले में अपना चिंतन मनन करके फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे और उस फैसले का इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। क्या फैसला हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल फैसला हो सकता है, या तो वो या तो बन जाएंगे, डीसीएम बन जाएंगे, क्या? नहीं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि मैंने जो स्पीड भी करता वो निकाल दिए, अब जो भी फैसला लेंगे वो हमें मान्य रहेगा, लेकिन पार्टी लाइन के वो अध्यक्ष रहने की वजह से पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में वो शायद चिंतन करते होंगे। Well, despite these clarifications, Shinde's absence from Mumbai has sparked conjecture that it may be a subtle expression of discontentment, not necessarily over the CM post, but possibly related to the portfolios like we've been talking. Reportedly, Shinde is seeking key positions, including the Home Ministry, the Finance Ministry and the Speaker's post, demands that the BJP is reportedly resisting. What's going to happen tomorrow in that meeting? Well, we'll have to wait and find out. Meanwhile, there's developments in the national capital vis-a-vis and in the run-up to the Delhi Assembly elections as well. Because in a jolt to the India bloc, Kejriwal at a press conference said that the party is going to be going solo in the upcoming Assembly elections in the national capital. Kejriwal's announcement comes as the political landscape in the national capital heats up ahead of the polls which are expected early next year. Here's exactly what he had to say. विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? Well, that's all the man said. Delhi mein koi gadbandhan nahi hoga. No coalition, no alliance in the national capital. And the Delhi elections are likely to test Aam Aadmi Party's governance credentials against the BJP's efforts to expand its influence in the city-state. The India bloc, a coalition of 26 opposition parties, it had been hoping to consolidate this anti-BJP vote in the capital, but Kejriwal's announcement has signaled a potential fracture in that unity. But that's not all. Arvind Kejriwal had a lot of other topics to talk about as well. Aam Aadmi Party national convener also lashed out at BJP over the arrest of Aam Aadmi Party's Uttam Nagar MLA Naresh Balyan in connection with an extortion case. Kejriwal said that the MLA Naresh Balyan, who was earlier produced before the court, is a victim of gangster Kapil Sangwan, and instead of arresting the gangster, the Delhi police have arrested the MLA instead. कल नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है? उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। ये सीधा सीधा मैसेज है। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने? कि मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करना। कोई कंप्लेंट आएगी, कंप्लेनेंट की ऐसी तैसी कर देंगे, कंप्लेन करने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे। तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूं गृह मंत्रालय में तुम लोगों को बचाने के लिए। And before we move away from the Delhi segment, there's another aspect to look at, because Arvind Kejriwal also raised concerns about Delhi's law and order situation, calling out the BJP-led centre for inaction following an attack on him during the Padayatra yesterday. Take a look at that. Those visuals on your screens. Kejriwal questioned the safety of the city's residents, stating, "Will businessmen, women of Delhi feel safe after the attack on me and the arrest of my MLA?" Listen in to what Kejriwal had to say. उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे, अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे,
अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे, जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। बच्चा बच्चा दिल्ली का जानता है कि दिल्ली के अंदर कौन कौन गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो उन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। दिल्ली के अंदर जो मर्डर कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कीजिए। दिल्ली के अंदर जो बलात्कार कर रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए। मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? Well, the incident happened last evening where a man splashed liquid claimed by Aam Aadmi Party to be a spirit. Arvind Kejriwal says it was harmless but could have been harmful as well. This was splashed on Arvind Kejriwal during a public march in South Delhi's Malviya Nagar. The accused has been identified as Ashok Jha, a bus marshal at Kanpur depot, and was overpowered by the police and later detained. Eyewitnesses stated that the incident occurred when Kejriwal was greeting the crowd on the ground, and Jha allegedly attempted to set Kejriwal ablaze, is what reports are also telling us, but was stopped right before he could ignite that particular liquid. Aam Aadmi Party leader Saurabh Bhardwaj, attacking the BJP over the law and order situation in Delhi, claimed that this is the third attack on Kejriwal in the past 35 days alone. All right then, moving on to Uttar Pradesh, where tensions remain high in Sambhal following the violence linked to the survey of the Shahi Jama Masjid and the violence that prevailed on the 24th of November. Members of the 3-member Judicial Inquiry Committee, they are currently in Sambhal investigating the incident that erupted on the 24th of November. Now, the judicial panel is in fact probing whether the violence was spontaneous or a result of criminal conspiracy. They're also probing whether arrangements made by the police administration were they enough. Is there any sort of a foul play on that particular end, and of course the circumstances that led to the violence episode that prevailed on the 24th of last month. Security, meanwhile, ladies and gentlemen, is still in place in the area after the stone pelting incident. On the 29th of November, the Supreme Court instructed the Sambhal trial court not to proceed with the case against the masjid until the petition filed by the Masjid Committee is reviewed by the Allahabad High Court. The political blame game, of course, has escalated around the entire fiasco. Samajwadi Party leaders have expressed distrust in the government-appointed inquiry committee, calling for a probe under a sitting judge. Meanwhile, you've got Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brijesh Pathak reassuring the public that a high-level judicial investigation is the way forward and is already underway. देखिए, संभल की घटना की न्यायिक जांच भी चल रही है। शासन के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। संभल के जो भी दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, जांच पूरी हो जाने दीजिए, न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने दीजिए और माननीय न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उनका हम सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सरकार की टीम पर हमें विश्वास नहीं है। ये मौजूदा जज के न्यायिक जांच हो, उसमें सीनियर जज के नेतृत्व में जांच हो तब तो ठीक है। ये सरकार तो बेईमान है। देखिए, जो भी चुनाव हो रहे थे, अभी वो चुनाव हुए हैं, शासन प्रशासन के बल पर जनता को वोट, कहीं पर भी जनता को वोट नहीं डालने दिया है। खुद इन्होंने गुंडों को, अपराधियों को इकट्ठा करके और पुलिस के संरक्षण में दे करके जनता को रोका है वोट डालने से और इन्होंने बूथों पर कब्जा किया है।
संभल इंसिडेंट को लेकर आपने कहा है कि राहुल गांधी वहां पर जाएंगे, तो अब हो गया। क्या कांग्रेस इस पर सर कोई पॉलिटिक्स? कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। Meanwhile, a plea has been filed in the Supreme Court seeking to bar states from conducting surveys of religious structures, including mosques, arguing such actions violate the Places of Worship Special Provisions Act 1991. The petition, filed by Congress spokesperson Alok Sharma and activist Priya Mishra, urged the apex court to restrain states from executing court orders that allow such surveys. It calls on chief secretaries of all states and the Union Home Secretary to ensure compliance with the 1991 Act, which aims to maintain the status of places of worship as they were on the 15th of August 1947. The plea comes amidst growing controversy over court-directed surveys of sites like the Ajmer Dargah, the Sambhal Mosque, and recently an Ajmer court issued notice to Archaeological Survey of India following a claim by Hindu Sena's Vishnu Gupta that the Dargah Khwaja Sahib was built over a pre-existing Hindu temple. Meanwhile, in Sambhal, Uttar Pradesh, tensions have flared after local court ordered a survey of the Shahi Jama Masjid, reportedly completed in hot haste, leading to a stone-pelting incident and pure unrest. The Masjid Committee has approached the Supreme Court challenging the legality of the surveys. The top court has directed the committee to seek relief from the Allahabad High Court but has yet to intervene in the matter directly. Similar disputes remain active concerning the Shahi Eidgah Mosque in Mathura and the Gyanvapi Mosque in Varanasi, with legal battles raising questions about the balance between historical inquiry and religious sensitivities. Well, shifting our focus here to Manipur, where tensions have flared in the state as protests continue over the man who was working as a supervisor at the Limakhong military station after he went missing. This is a 55-year-old man. His wife, Bela Rani, is leading the demonstrations, demanding answers and refusing to back down. Bela Rani, the wife of the missing Methi man, Laishram Kamal Babu, staged a sit-in protest in front of the security personnel near the barbed wire barricades in Manipur. अभी तक भरोसा नहीं दिया उसने। मैंने 3 तारीख के अंदर मेरा पति जिंदा चाहिए मैंने बोल के आया है, अभी नहीं तो इधर जान देंगे। हमें से भरोसा मेरा पति को जिंदा। अभी तक उन लोग यही कह रहे हैं कि सर्च जारी है। जो हम लोग 25 के बाद से जो उन लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सेम स्टेटमेंट अभी भी वही कह रहे हैं कि सर्च जारी है। कंबाइन ये जो कांपोपी का जो पुलिस स्टेशन पुलिस लोगों के साथ कंबाइन करके उन लोग सर्च जारी ये कह रहे हैं। और हम लोग का ये कहना है कि आप लोग एक टाइमलाइन दीजिए। हम लोग का ये बार बार रिपीटेडली हम लोग यही बोल रहे कि हमें एक टाइमलाइन दीजिए कि कब तक ढूंढ कर आप निकाल पाओगे। तो उन लोग का यही कहना है कि टाइम तो हम नहीं दे पाएंगे, बस इतना ही है कि हम लोग सर्च कर रहे अपने तरफ से 100% उनके तरफ से सर्च कर रहे। यही उन लोग का सरकार से यही उम्मीद करते हैं हम। सरकार मैंने सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स ये उम्मीद करते कि उन लोग की तरफ से भी और थोड़ा प्रेशर और उन लोग की तरफ से भी कंबाइन करके हमारे अंकल को ढूंढ निकाले जल्द से जल्द। Well, Laishram Kamal Babu, who had been working for a contractor at the Limakhong military station in Kangpokpi district, went missing on the 25th of last month. The tension escalated as women protesters, led by Bela Rani, the wife of the missing man, removed barricades and marched towards the army camp, demanding immediate action. Bela Rani, who had travelled from Kachar district in Assam, upon hearing the news, said her husband's phone had been unreachable since Monday afternoon, heightening her fears. Welcome back. News and developments from Karnataka. Up next, Union Minister Shobha Karandlaje accused the Siddaramaiah-led Karnataka government of Congress party of hiding the actual maternal death figures in Ballari district. And Karandlaje claimed that the glucose given to mothers after C-sections was fake. She said that in just a week, 4 women had died in the Ballari district hospital, whilst another lost her life in the region's Vijayanagara Institute of Medical Sciences. The union minister demanded compensation for the victims' families and sought inquiry and action against Karnataka Health Minister Gundu Rao.
कर्नाटक में पिछले 6-7 महीने में 111 बच्चे का एंड लगभग 30 महिला का सिजेरियन किसका हुआ उसका मौत हो गए हैं। बल्लारी से खबर है, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक हफ्ते में 4 महिला का एंड बिम्स में बल्लारी मेडिकल कॉलेज में 1 महिला का मौत हो गई है। सिजेरियन के बाद क्या ग्लूकोज दिया, वो ग्लूकोज ही नकली था, रिंग लैक्टेट ग्लूकोज बोल के उसको सप्लाई किया है MM पश्चिम बांगा फार्मास्यूटिकल्स। ये रिंग लैक्टेट ग्लूकोज को बैन किया है, नहीं देना ऐसा डिपार्टमेंट बोला है, फिर भी उसको यूज किया, महिला का मौत हो गया। केवल कई जिले का आंकड़ मैंने बोल रही हूं, लगभग 30 महिला और 111 बच्चे, केवल 3-4 जिले में इतना मौत हुआ तो पूरा स्टेट में कितना हुआ होगा। सिद्धरामैया का सरकार पूरा आंकड़ को छुपा रहे हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड बाकी लोगों का एक कमेटी बनाया, वो बल्लारी हॉस्पिटल गया, वो रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट को भी छुपाया। सिद्धरामैया सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ काम नहीं कर रहे। हर एक अस्पताल में गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार है, स्टाफ नहीं है, कंप्यूटर ऑनलाइन काम नहीं करते हैं, मेडिसिन नहीं है। एंड डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल मेडिकल एजुकेशन मंत्री बोलते हैं हम जनौषधि केंद्र को भी बंद करेंगे। Meanwhile, a high-level meeting regarding the maternal deaths in Bellary was chaired by Chief Minister Siddaramaiah, and he directed an inquiry into the incidents at various hospitals of the state. He has also announced a compensation of 2 lakh rupees each to the victims' families. Moving on, at least 7 Maoists were killed in exchange of fire with police in Telangana's Mulugu district. Mulugu SP Shabarish said that the encounter took place in the Etur Nagaram forest area. The encounter occurred in the Chalpaka forest. This is in Mulugu district, and the operation was jointly conducted by the Telangana Greyhounds and the anti-Maoist squad. Whilst official confirmation from the police is being awaited, reports do suggest that key Maoist leaders are amongst the deceased. Yelandu Narsampet Area Committee Secretary Badru, also known as Papanna, is believed to be among those neutralized. 7 Maoists killed in that exchange of gunfight and encounter in Mulugu district. Meanwhile, Gautam Adani, the founder of the Adani Group, publicly addressed allegations from the United States, breaking his silence on those charges for the first time. Regarding a $265 million bribery scheme, he broke his silence for the first time on the 30th of last month. Speaking at the 51st Gems and Jewelry Awards in Jaipur, he emphasized his company's commitment to regulatory compliance and resilience in the face of all challenges. He stated, "What I can tell you is that every attack makes us stronger, and every obstacle becomes a stepping stone for a more resilient Adani Group." He noted that this is not the first time that the group has faced such allegations, asserting that no one from Adani side has been charged with any violations related to the Foreign Corrupt Practices Act. Listen in to what the Adani Group chairman, Gautam Adani, had to say. As most of you would have read, less than 2 weeks back, we faced as a set of allegations from the US about compliance practices at Adani Green Energy. This is not the first time we have faced such challenges. What I can tell you is that every attack makes us stronger.
Well, with that, we're going to wrap this segment of Top Stories. Lots more continues on the other side. Keep watching News 9.